हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सर्जी कोचिंग्स। आज हम पढ़ेंगे एलपीपी, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। और उसमें आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी। तो सबसे पहले हम एलपीपी देखते हैं कि एलपीपी होता क्या है। तो किसी भी एलपीपी के अंदर सबसे पहले हमारे क्या होंगे, 3 पार्ट्स होंगे। फर्स्ट क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसा होगा? इट मे बी मैक्सिमाइजेशन टाइप और मिनिमाइजेशन टाइप। जैसे एग्जांपल के लिए हम इधर मान लेते हैं, एक कंपनी है, उसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक कंपनी है, उसमें 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए एंड बी। ए का प्रॉफिट पर यूनिट ₹4 है और बी वाले प्रोडक्ट का प्रॉफिट ₹5 है पर यूनिट। अब मान लेते हैं कि हमने जो ए वाला प्रोडक्ट है वो X1 नंबर में बनाए हैं और बी वाला जो प्रोडक्ट है वो X2 नंबर में बनाए हैं। तो टोटल प्रॉफिट अगर हम ए का एक पीस देखें तो कितना प्रॉफिट है, ₹4। और अगर X1 पीसेस बनाए हैं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 4 into X1। सेम चीज बी के लिए, एक पीस का प्रॉफिट 5, अगर X2 पीस बनाए हैं हमने बी के तो 5X2। तो ये हमारा क्या आ गया, टोटल प्रॉफिट। अब प्रॉफिट है तो हमारा क्या केस होगा, कंडीशन होगी हमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। अगर ये चीज हमारा कॉस्ट है या लॉस है तो हम इसको मिनिमाइजेशन लिख के चलेंगे। तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बन जाएगा, मैक्सिमाइज z इक्वल 4x1 प्लस 5x2। तो सबसे पहले तो हमारा कोई भी एमपीपी है उसके अंदर फर्स्ट पार्ट क्या होना चाहिए, एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सेकंड होगा हमारा कुछ कांस्टेंट इक्वेशंस होती हैं। कांस्टेंट इक्वेशंस कैसे बनेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। डिपेंडिंग ऑन गिवन कंडीशंस, जो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग कंडीशंस हैं उनको लेके कुछ इक्वेशंस बनेंगे, उनको हम बोलेंगे कांस्टेंट इक्वेशंस। तो जो कांस्टेंट इक्वेशंस हैं वो 3 तरह की हो सकती हैं, लेस देन इक्वल टू टाइप, ग्रेटर देन इक्वल टू टाइप, या फिर इक्वल टू टाइप। एग्जाम्पल इनके इधर लिख लेते हैं, जैसे 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल 4, 3x1 प्लस 5x2 ग्रेटर देन इक्वल 10, या फिर x1 प्लस x2 इक्वल 4। तो ये हमारी ऐसी 3 तरह की कांस्टेंट इक्वेशंस होंगी। ये बनेगी कैसे, अभी हम फॉर्मुलेशन पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थर्ड हमारा क्या होगा, नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन लिखेंगे, फिजिबिलिटी कंडीशन। अब फिजिबिलिटी कंडीशन का क्या मतलब है, अभी हमने कहा था, जैसे एग्जांपल लिया था कि जो ए वाला प्रोडक्ट था हमने कितने बनाए थे, X1 बनाए थे। तो जो हमारे वेरिएबल्स हैं X1 X2 ये क्या है, कभी भी नेगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि हमने जो ए वाला प्रोडक्ट है -4 बनाया है तो हमेशा या तो बनाया होगा या तो पॉजिटिव में आएगा, या फिर नहीं बनाया तो 0 होगा। तो ये जो वेरिएबल्स होंगे X1 X2 X3 जितने भी, वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव और 0। तो फिजिबिलिटी कंडीशन क्या रहेगी, हमेशा X1 X2 जितने भी वेरिएबल्स होंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो किसी भी एलपीपी के अंदर हमारे 3 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, कांस्टेंट इक्वेशंस और फिजिबिलिटी कंडीशन। अब आगे हम पढ़ते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। तो हम अब टॉपिक पढ़ेंगे फॉर्मुलेशन ऑफ द एलपीपी। तो एक प्रॉब्लम हमने कंसीडर करा है, अ फर्म प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट। तो एक फर्म है वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, प्रोडक्ट 1, 2 एंड 3। These products are processed on 3 different machines. तो 3 machines पे इन प्रोडक्ट्स को बनाने में काम हो रहा है। The time required to manufacture 1 unit of each of the 3 products, the daily capacity of 3 machines are given in table below। तो ये टेबल को हम स्टडी करते हैं। जो प्रोडक्ट 1 है उसको बनाने के लिए मशीन 1 M1 पे जो 2 मिनट लग रहे हैं, M2 के ऊपर 4 मिनट लग रहे हैं, M3 के ऊपर 2 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल इस पे ये जो 2 मिनट इन मशीन्स पे लगे तब एक हमारा यूनिट जो है प्रोडक्ट 1 का तैयार हो जाएगा। ऐसे ही प्रोडक्ट 2 के लिए टाइम दे रखा है, प्रोडक्ट 3 के लिए दे रखा है। हाइफन का मतलब क्या है कि M2 का रिक्वायरमेंट नहीं है इस प्रोडक्ट के लिए। और मशीन की कैपेसिटी दे रखी है इन मिनट्स पर डे। तो जो मशीन 1 है उसकी कैपेसिटी कितनी है, 440 मिनट्स पर डे। मतलब वो मशीन उतनी चल सकती है दिन में, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगी। इट इज रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन डेली नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमें डेली निकालना है कि कितने हमें प्रोडक्ट 1 बनाने हैं और कितने ये बनाने हैं इन मशीन्स की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग।
द प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट 1 to 3 आर ₹3, 4, 3 and 6 रिस्पेक्टिवली। तो हमें तीनों प्रोडक्ट का प्रॉफिट भी दे दिया उसने। इट इज एज्यूम्ड दैट ऑल द अमाउंट आर कांस्टेंट कंज्यूम्ड इन मार्केट, फॉर्मुलेट द एलपी मॉडल टू मैक्सिमाइज द डेली प्रॉफिट। तो प्रॉब्लम क्या है हमारा, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है। तो अब हमें ये निकालना है कि हमने कितने कितने कौन से प्रोडक्ट को बनाना है। तो मान लेते हैं कि जो x1 है वो हम, जो प्रोडक्ट 1 है उसको हम x1 नंबर में बना रहे हैं, प्रोडक्ट 2 को x2 में और प्रोडक्ट 3 को x3 में। और इनका अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो इस प्रोडक्ट 1 का प्रॉफिट कितना था, ₹4, प्रोडक्ट 2 का प्रॉफिट कितना था, ₹3, प्रोडक्ट 3 का 6। तो अगर हम एलपीपी बनाएंगे सबसे पहले हमारा क्या चीज होता था, अभी हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं सबसे पहले। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखेंगे हम। तो ऑब्जेक्टिव को हमारा क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो टोटल अगर प्रॉफिट लिखे हम तो मैक्सिमाइज जेड इक्वल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर एक पीस का प्रॉफिट ₹4 है, हमने x1 पीस बनाए हैं तो 4x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट वाले प्रोडक्ट का प्रॉफिट, ये सेकंड वाले प्रोडक्ट का, ये थर्ड वाले प्रोडक्ट का। तो टोटल प्रॉफिट हमारा कितना बन गया, 4x1, 3x2, 6x3। और ये हमारा क्या आ गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा था एलपीपी के अंदर सेकंड पार्ट क्या होता है हमेशा, कांस्टेंट इक्वेशंस। अब इसमें कांस्टेंट इक्वेशन कहां से बनेंगी, जो कंडीशंस हमें दे रखी हैं कि मशीन की जो कैपेसिटी है, पहली मशीन पे देखें तो कितनी कैपेसिटी है, 440। तो इसकी क्या कंडीशन बनेगी, अगर हमने एक पीस प्रोडक्ट 1 का बनाया है तो 2 मिनट लग रहे हैं इस मशीन के। अगर x1 पीस बनाया तो 2 into x1 टाइम लगेगा इस मशीन का, 2x1। अगर प्रोडक्ट 2 को भी हमने इस पे एक पीस प्रोसेस करा मशीन 1 पे तो 3 मिनट लग रहे हैं। अगर x2 पीसीज को इस मशीन पे हम प्रोसेस करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, 3x2। ऐसे ही प्रोडक्ट 3 का भी मशीन 1 पे कितना टाइम लग रहा है, 2 मिनट। और x3 अगर बना रहे हैं तो 2x3। और अब मशीन की कैपेसिटी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 440 मिनट्स पर डे। अब कैपेसिटी है तो वो क्या होगा, एक तरह से मैक्सिमम है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये जितना भी टाइम मशीन 1 पे लगेगा इट मस्ट बी लेस देन या फिर इक्वल टू किसके, 440 के। सेम चीज हम लिखेंगे मशीन 2 के लिए, 4x1। इस वाली में x2 नहीं आएगा क्योंकि ये सेकंड प्रोडक्ट जो है मशीन 2 पे उसका कोई काम नहीं है, प्लस 3x3 लेस देन इक्वल 470। सेम चीज मशीन 3 के लिए, 2x1 5x2, इसमें हमारा x3 वाला कुछ नहीं आएगा, लेस देन इक्वल 430। और ये हमारी कांस्टेंट इक्वेशंस आ गई। और उसके बाद नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन, x1, x2, x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0। तो हमने x1, x2, x3 मान लिया था, प्रोडक्ट 1, 2 और 3 को हम बनाएंगे जितना। क्लियर सबको। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड। अ पर्सन वांट्स टू डिसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ डाइट व्हिच विल फुलफिल हिज डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। तो एक पर्सन को अपनी डाइट बनानी है कि किस तरह से वो अपनी डाइट बनाए ताकि प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट जो है उसको मिनिमम कॉन्स्टिट्यूएंट, मिनिमम कॉस्ट में जितने चाहिए वो फुलफिल हो जाए। अब 4 तरह के हमें यहाँ पे फूड की टाइप दे रखे हैं, फूड 1, 2, 3, 4। जो फूड टाइप 1 है हमारा, उसमें कितने यूनिट हैं, 3 यूनिट है प्रोटीन के, 2 फैट के, 6 कार्बोहाइड्रेट के। और कॉस्ट पर यूनिट किसकी दे रखी है, फूड जो फर्स्ट टाइप है कितनी, 45। ऐसे ही सेकंड टाइप के फूड की कॉस्ट, थर्ड की, फोर्थ की, और उनकी कितनी कितनी उसके अंदर प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट है, ये चीज हमें दे रखी है। और प्रोटीन्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट कितनी है, 800, 200 एंड 700। तो हमें क्या करना है इसमें, किस तरह से उसकी डाइट बनाए पर्सन की कि उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जाए। तो सबसे पहले अब इसके केस के अंदर हमारा क्या चीज है, फॉर्मूलेट एलपीपी। हमें कुछ नहीं बताया कि मिनिमाइजेशन है कि मैक्सिमाइजेशन। तो जब भी प्रॉफिट का केस रहेगा हम मैक्सिमाइज वाला करेंगे, कॉस्ट है तो हमें क्या करना है, मिनिमाइज। तो अब हम मान लेते हैं कि उसने x1 यूनिट लिए
फूड टाइप 1 के, x2 यूनिट लिए सेकंड के, x3 यूनिट लिए थर्ड के और x4 यूनिट लिए फोर्थ टाइप के फूड के। क्लियर इतना। अब 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, 45 रुपीज। तो अगर x1 यूनिट्स लिए तो टोटल कॉस्ट अगर लिखें तो 45x1, 40x2, 85x3, 65x4। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी थी, अगर x1 यूनिट दिया तो 45 इंटू x1 इज द कॉस्ट ऑफ फूड टाइप 1। ये कॉस्ट सेकंड फूड की, थर्ड की, फोर्थ की। तो कंप्लीट कॉस्ट ये आ गई। अब कॉस्ट है तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या रहेगा, मिनिमाइज z इक्वल 45x1 प्लस 40x2 प्लस 85x3 प्लस 65x4। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन बन गया। अब कांस्टेंट इक्वेशन हमें बनानी है। अगर फूड टाइप हम 1 वाला देखें तो उसमें एक यूनिट में कितने प्रोटीन है, 3, सेकंड वाले में 4, थर्ड वाले में 8 और फोर्थ टाइप के फूड में 6। तो लेकिन अगर हमने फूड टाइप जो 1 है उसके 2 यूनिट लिए तो 2 इंटू 3 हो जाएगा प्रोटीन। लेकिन हमने इसके कितने यूनिट लिए, x1। तो टोटल प्रोटीन फर्स्ट टाइप का जितना हमने फूड लिया है उसके अंदर कितने हो जाएंगे, 3 इंटू x1। तो अगर प्रोटीन्स के लिए हम इक्वेशन लिखें तो 3x1 प्रोटीन आ गया फर्स्ट फूड में, 4 इंटू x2 सेकेंड टाइप के फूड में, प्लस 8x3 प्लस 6x4। अब ये टोटल हमारा क्या हो गया, जितना प्रोटीन बना ये फूड के अंदर। अब मिनिमम रिक्वायरमेंट थी 800। मिनिमम रिक्वायरमेंट का मतलब कम से कम 800 तो चाहिए ही प्रोटीन। तो जब मिनिमम दे रखा होगा तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा कि प्रोटीन जो टोटल आया या तो 800 होना चाहिए या उससे ज्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मिनिमम दे रखा होगा तो ग्रेटर देन का साइन आता है, अगर मैक्सिमम दे रखा होगा तो मिनिमम वाला साइन आएगा, लेस देन का। सेम चीज फैट्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो 2x1, 2x2, 7x3, 5x4। 2x1 प्लस 2x2 प्लस 7x3 प्लस 5x4, ये लोग कर देते हैं यहां से। इसमें भी मिनिमम रिक्वायरमेंट है तो ग्रेटर देन 200। थर्ड कार्बोहाइड्रेट के लिए इक्वेशन लिखेंगे 6x1, 4x2 प्लस 7x3 प्लस 4x4 ग्रेटर देन इक्वल 700। तीन ही कंडीशंस बन रही थी तो 3 कांस्टेंट इक्वेशन। उसके बाद फिजिबिलिटी कंडीशन x1, x2, x3 तीनों क्या होंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे। तो ये हमारा इसका फॉर्मुलेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 3 ग्रेड्स ऑफ कोल A, B and C contain phosphorus and ash as impurities. In a particular industrial process, फ्यूल अप टू 100 टन, और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, मैक्सिमम, कि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल कितना यूज करना है, 100 टन इज रिक्वायर्ड, विच शुड नॉट कंटेन एश नॉट मोर देन 3%। तो जो एश है वो 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, एंड फॉस्फोरस नॉट मोर देन 0.03%। इट इज डिजायर्ड टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। प्रॉफिट को हमने इसमें करना है मैक्सिमाइज, तो ये भी हमारा मैक्सिमाइजेशन वाला केस है। While satisfying these conditions and there is unlimited supply of each grade, हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो तीनों कोल की अनलिमिटेड है, कितना भी हम कोल यूज कर सकते हैं। The percentage of impurity of grade are given below। तो ये कोल A, B, C 3 ग्रेड है। फॉस्फोरस A में इतना है, B में इतना है, C में इतना है। एश की परसेंटेज भी दे रखी है और प्रॉफिट भी दे रखा है तीनों कोल का। फाइंड दी प्रोपोर्शंस, हम एलपीपी को फॉर्मुलेट करेंगे। सॉल्व करने के मेथड्स हम आगे पढ़ेंगे, ग्राफिकल सिंप्लेक्स, एडवर्स सिंप्लेक्स, बिलियन सभी मेथड्स पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले देखो कि हमें 3 तरह के कोल दे रखे हैं, 3 ग्रेड के, उन तीनों को हमने यूज करना है। कितना कितना यूज करना है कि मैक्सिमम जो है 100 टन है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो मान लेता हूं मैं x1 टन मैंने A वाला कोल यूज करा, x2 टन B वाला कोल यूज करा और x3 टन C वाला कोल यूज करा। अब ये चीज आ गई। अब प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 12 रुपए पर टन का है। तो अगर हमने 1 टन यूज करे A वाला कोयल तो 12 रुपए प्रॉफिट है। अगर x1 यूज करें तो 12x1 विल बी द प्रॉफिट। 12x1 क्या आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, किस चीज का, पहले वाले कोल का।
अब सेकंड वाले का प्रॉफिट 15 रुपए 1 टन का है, x2 टन के लिए 15 x2 हो जाएगा प्लस 14 x3 प्रॉफिट फॉर दी थर्ड कॉल। तो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे तो मैक्स जेड इक्वल 12 x1 15 x2 प्लस 14 x3। तो ये हमारा क्या आ गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जो क्या है मैक्सिमाइजेशन टाइप इसमें। उसके बाद अब जो हमें कंडीशन दे रखी है वो क्या दे रखी है कि फ्यूल अप टू 100 टन मैक्सिमम इज रिक्वायर्ड। हमने कितने कितने टन यूज करा, ए वाला x1 टन है, बी वाला x2 टन है। एग्जांपल के लिए समझो ये 10 टन है, ये 70 टन है, ये 20 टन है, या फिर इसको हम थोड़ा कम रखते हैं, मान लेते हैं इसको हम 18 टन लिखते हैं। तो टोटल कितना हो गया कॉल 10 और 70 और 18 98। मैक्सिमम कितना यूज करना था 100 टन, तो उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कितना लेट करा था x1 x2 एंड x3 टन। तो हमारी इस चीज की जो फ्यूल अप टू 100 टन मैक्सिमम इज रिक्वायर्ड, तो यहां से कांस्टेंट इक्वेशन क्या आ गई x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 100, क्योंकि मैक्सिमम कितना कोल यूज करना है 100 टन। मैक्सिमम दे रखी होगी चीज तो लेस देन का साइन आएगा, मिनिमम दे रखी होगी तो मैक्सिमम ग्रेटर देन का साइन आएगा। क्लियर इतना। उसके बाद अब ऐश वाला परसेंटेज वाला केस लेके चलते हैं। एक ऐश परसेंटेज और एक फॉस्फोरस कंडीशन जो दे रखी है हमें परसेंटेज, उनसे जो एक कांस्टेंट इक्वेशंस बनेगी वो देखते हैं। ये तो आ गया हमारा फ्यूल का जो मैक्सिमम अमाउंट दे रखे है उससे जो कांस्टेंट इक्वेशन बनी। अब उसके बाद अब हमारा जो फॉस्फोरस के लिए इक्वेशन बना रहे हैं सबसे पहले, तो फॉस्फोरस 1 टन के अंदर कितने परसेंट है 0.02% फॉस्फोरस प्रेजेंट है 1 टन के अंदर। क्लियर। तो हमने लेकिन यूज कितने टन करा है, ये वाला कोल x1%, तो 0.02 x1 ये आ गया कितना फॉस्फोरस है जो हमने ये कोल यूज करा ए वाला उसके अंदर, प्लस 0.04 इंटू x2 प्लस 0.03 x3 ये आ गया कितना फॉस्फोरस है सी वाले कोल के अंदर। अब टोटल फॉस्फोरस किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, फॉस्फोरस नॉट मोर देन 0.03%। और ये जो 0.03% लेना है हमें वो किसका लेंगे, इस इक्वेशन को एक तो मैं ऊपर लिख देता हूँ, इस साइड लिख देते हैं 0.02 इंटू x1 प्लस 0.04 x2 0.03 x3। अब फॉस्फोरस इज नॉट मोर देन 0.03%। किस चीज का, जो टोटल फ्यूल बना था उसका टोटल फ्यूल कितना था x1 प्लस x2 प्लस x3, तो लेस देन इक्वल 0.03% इसका x1 प्लस x2 प्लस x3 का। तो ये टर्म तीनों के साथ आएगा, इधर से लेके आएंगे सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो हमारा इक्वेशन क्या आ गया 0.02 x1 0.04 x2 0.03 x3 लेस देन इक्वल 0.03 x1 0.03 x2 0.03 x3। इन तीनों टर्म्स को इक्वल के इधर ले आएंगे, लेस देन के इधर साइन के, तीनों नेगेटिव हो जाएगी। तो x1 वाली टर्म आ गई माइनस 0.01 x1, ये प्लस का 0.01 x2, ये सेम ही थी टर्म तो गेट कैंसल्ड, लेस देन इक्वल 0। तो ये हमारी सेकंड कांस्टेंट इक्वेशन आई। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी कि फ्यूल जो है ज्यादा से ज्यादा 100 टन होगा, वो वहां से बनी। सेकंड कांस्टेंट वो, और ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब सेम हम इक्वेशन बनाएंगे कि ऐश की जो रिक्वायरमेंट है वो कितनी होनी चाहिए, नॉट मोर देन 3%। तो ऐश के लिए भी सेम इसी तरह से इक्वेशन बना रहा हूं। अब ऐश कितना है ए वाले कोल के अंदर 3%, तो 3x1, दूसरे बी के अंदर कितना है 2, तो 2x2, थर्ड वाले में 5, तो 5x3, और नॉट मोर देन किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए 3% से, तो लेस देन इक्वल 3। लेकिन 3% है किस चीज का, टोटल फ्यूल का। टोटल फ्यूल कितना था x1 प्लस x2 प्लस x3। इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे, इधर लेके आएंगे, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, 3x1 कट गया, 2x2 माइनस 3x1 तो माइनस का x2
प्लस 2x3 लेस देन इक्वल 0। तो ये हमारी थर्ड कांस्टेंट इक्वेशन आ गई। और नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन जो हमने फ्यूल यूज करा है वो हमारा कॉस्टिंग में होंगी वैल्यूज या फिर 0 होंगी। तो कंप्लीट एलपीपी को मैं इधर लिख देता हूं, मैक्सिमाइज z इक्वल 12x1 15x2 प्लस 14x3 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस x3 लेस देन इक्वल 100। फॉस्फोरस की इक्वेशन -0.01, इसको हम इंटीजर वैल्यू बनाएं तो 0.01 से डिवाइड कराते हैं, माइनस का x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल 0। ये इंटीजर नहीं है, माइनस का x2 प्लस 2x3 लेस देन इक्वल 0। एंड नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, x1 x2 एंड x3 ऑल ग्रेटर देन इक्वल 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एलपीपी। इसको सोल्व करना हम आगे पढ़ेंगे, विज्ञान मेथड से करेंगे। ये वाला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा तुम्हें, क्लियर इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंड एयरफोर्स इज एक्सपेरिमेंटिंग विद 3 टाइप्स ऑफ बॉम्ब P, Q एंड R। तो एक एयरफोर्स है वो 3 तरह के बॉम्ब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रही है, P, Q एंड R। ये 3 तरह के हमारे बॉम्ब हैं। In which 3 kinds of explosives with A, B, C will be used। तो इन बॉम्ब्स को बनाने में हमारे एक्सप्लोजिव्स यूज हो रहे हैं। कौन कौन से, A, B एंड C। 3 तरह के हमारे बॉम्ब हैं और इनमें एक्सप्लोजिव भी 3 तरह के यूज हो रहे हैं, तीनों को बनाने में A, B एंड C। Taking the various factors into account, it has to be decided to use maximum 600 kg of explosive A। तो जो एक्सप्लोजिव A है वो कितना यूज कर सकते हैं, मैक्सिमम 600 kg। At least 480 kg of explosive B। जो B वाला एक्सप्लोसिव है वो एटलीस्ट 480 kg और 540 kg of explosive C। Exactly 540 kg of explosive C। तो A वाला ज्यादा से ज्यादा 600, B वाला एटलीस्ट 480, C वाला एग्जैक्टली 540। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद बॉम्ब P रिक्वायर, P को बनाने के लिए कितना चाहिए, 3,2,2 kg एंड बॉम्ब Q रिक्वायर 143 kg एंड बॉम्ब R रिक्वायर 423 kg ऑफ एक्सप्लोजिव A, B, C रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब P को बनाने के लिए कितना चाहिए, 322, Q को बनाने के लिए 143 और R को बनाने के लिए 423 of explosive A, B, C respectively, and bomb P is estimated to give 2 ton explosion। तो explosion कितना होगा इन बॉम्ब की वजह से वो भी दे रखा है हमें, 2 टन, Q का 3 टन, R का 4 टन। तो 3 टन 4 टन। तो टन में हमें एक्सप्लोजन भी दे रखा है कि इस बॉम्ब से कितना एक्सप्लोजन होगा, ये भी हमें गिवन है। अंडर व्हाट प्रोडक्शन शेड्यूल कैन एयरफोर्स मेक द बिगेस्ट बैंग। तो ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजन कैसे होगा वो हमें निकालना है। तो हम इसमें भी ये चीज लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमने x1 नंबर में P वाले बॉम्ब बनाए, x2 नंबर में Q वाले बॉम्ब बनाए और x3 नंबर में R वाले बॉम्ब बनाए। अब एक बॉम्ब कितना एक्सप्लोजन करे, 2 टन। अगर x1 बनाए तो एक्सप्लोजन कितना हो जाएगा, 2x1 विल बी द एक्सप्लोजन ड्यू टू बॉम्ब P। सेम चीज 3x2 ये एक्सप्लोजन आ गया जो Q वाले बॉम्ब की वजह से हुआ, 4x3 एक्सप्लोजन जो R वाले बॉम्ब की वजह से हुआ। और हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है इस चीज को कि ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोजन हो बिगेस्ट बैंग के लिए। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या आ गया, मैक्सिमाइज z इक्वल 2x1 प्लस 3x2 प्लस 4x3। उसके बाद
अब ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब जो हमें ये तीन एक्सप्लोजिव्स की कंडीशंस दे रखी हैं, मैक्सिमम वाली, एटलीस्ट वाली और एग्जैक्टली वाली, इनसे हमारी क्या बनेगी, कांस्टेंट इक्वेशंस। अब कांस्टेंट इक्वेशंस देखो, पहली एक्सप्लोजिव ए, अगर हम पी वाला एक बॉम्ब बनाते हैं तो कितने केजी एक्सप्लोजिव ए यूज हुआ, 3 केजी। x1 के लिए कितना यूज हो जाएगा, 3x1 क्यूब में। ए वाला एक्सप्लोजिव एक बनाने में 1 केजी, x2 बनाने में 1 इंटू x2। सेम चीज ऐसे आ जाएगा 4x3। तो एक्सप्लोजिव ए के लिए कंडीशन क्या आ जाएगी, 3x1 प्लस 1x2 प्लस 4x3। अब मैक्सिमम दे रखे 600 केजी मैक्सिमम यूज होना चाहिए, तो साइन कैसा आएगा, लेस देन का, क्योंकि मैक्सिमम दे रखे मतलब उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर इतना। उसके बाद एक्सप्लोजिव बी के लिए भी सेम चीज, ऐसी कंडीशन लिखेंगे, 2x1 4x2 3x3 सॉरी 2 है 2x3। इसमें क्या बोला हुआ है कि एटलीस्ट 480 केजी यूज होना चाहिए बी वाला एक्सप्लोजिव। एटलीस्ट के केस में मतलब कम से कम, तो या तो 480 हो या उससे ज्यादा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आएगा सेकेंड इक्वेशन में। और थर्ड जो सी एक्सप्लोजिव की कंडीशन क्या है कि एग्जैक्टली 540 केजी सी लगना चाहिए। तो 2x1 प्लस 3x2 3x3 इक्वल टू 540। एंड नॉन फिजिबिलिटी कंडीशन, फिजिबिलिटी कंडीशन क्या थी, x1 x2 x3 तीनों क्या होंगे, ग्रेटर देन 0, कि वेरिएबल्स हमारे क्या रहेंगे, पॉजिटिव होंगे या 0 होंगे। तो ये हमारा रिक्वायर्ड एलपीपी आ गया। क्लियर इतना सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पेपर मिल प्रोड्यूसेस पेपर फॉर बुक्स एज वेल एज फॉर मैगजीन्स। ईच केजी ऑफ पेपर फॉर बुक रिक्वायर। तो 1 किलो बुक का पेपर बनाने के लिए 2 केजी मटेरियल चाहिए ए वाला, 3 केजी चाहिए बी वाला। तो हम ऐसे लिख लेते हैं 1 केजी 1 केजी पेपर फॉर बुक, 1 केजी पेपर फॉर मैगजीन। वन केजी पेपर बुक का बनाने के लिए 2 केजी चाहिए ए और बी मटेरियल, 2 मटेरियल से बन रहे 2 केजी ए और 3 केजी बी। और 1 केजी हमें मैगजीन वाला पेपर बनाने के लिए 2 केजी ए लग रहा है और 2 केजी बी वाला लग रहा है। द मिल नीड 15,000 केजी ऑफ पेपर फॉर बुक्स। बुक वाला पेपर चाहिए कितना, 15,000, और मैगजीन वाला पेपर कितना चाहिए, 60,000। ये चीज हमें गिवन है। मटेरियल ए एंड बी आर अवेलेबल एज 3 लाख केजी एंड 5 लाख केजी। तो ए वाला कितना अवेलेबल है, 3 लाख केजी। और बी वाला 5 लाख केजी। सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक पेपर इज ₹7 एंड मैगजीन पेपर इज ₹5। तो बुक के पेपर का जो सेलिंग प्राइस है वो ₹7 है पर केजी में ही होगा ये भी, और सेलिंग प्राइस मैगजीन पेपर का ₹5। कॉस्ट ऑफ मटेरियल ए 2 एंड दैट ऑफ मटेरियल बी इज 2.50। कॉस्ट प्राइस इनके हम यहां पे लिख लेते हैं, ए वाले का 2 और बी वाले का 2.50 रुपीज पर केजी। तो ये हमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है। ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लान एंड द ऑप्टिमम एनुअल प्रॉफिट, फॉर्मुलेट द प्रॉब्लम एज एलपीपी। तो इसका हमें फॉर्मुलेशन करना है, तो वो चीज हम अभी पढ़ेंगे। क्लियर स्टेटमेंट। तो मैंने क्वेश्चन हटा दिया ताकि हम इस क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर पाए। और मान लेते हैं कि हमने x1 केजी पेपर बनाया बुक वाला, x1 केजी पेपर बनाया बुक वाला, और x2 केजी पेपर बनाया मैगजीन के लिए। क्लियर। x1 केजी बनाया बुक वाला और x2 केजी पेपर बनाया मैगजीन वाला।
अब इस x1 kg, पहले 1 kg को देखें तो 1 kg बुक का पेपर बनाने के लिए 2 kg तो A चाहिए था, 3 kg हमें B चाहिए था। अब अगर x1 kg बना रहे हैं तो इस 2 को भी हमने x1 टाइम्स बनाना पड़ेगा, 2 इंटू x1 टाइम्स। तो जितना मटेरियल A वाला लगा उसको हम लिख लेते हैं x1A। तो x1A क्या है, A वाला मटेरियल जो हमें x1 kg बुक का पेपर बनाने के लिए यूज करना पड़ा। ऐसे ही 3 kg को भी x1 टाइम रिपीट करना पड़ेगा, तो उसको हम लिख लेते हैं x1B। x1B क्या है कि B वाला पेपर जो x1 kg A बनाने में, पेपर बुक का बनाने में यूज करा हमने। सेम चीज हम ऐसे ही राइट कर लेंगे मैगजीन के लिए, x2A और x2B। तो x1A क्या है हमारा पेपर, मटेरियल A used for making x1 kg of paper for book। ऐसे ही x1B क्या है हमारा, मटेरियल B used for making x1 kg of paper for book। ऐसे ही x2A हमारा क्या था, मटेरियल A used for making x2 kg of paper for magazine। x2B क्या है हमारा, मटेरियल B used for making x2 kg of paper फॉर मैगजीन। तो मैगजीन के पेपर बनाने में जितना हमारा ए और बी लग रहा है वो हमने x1A x1B, तो 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिए। अब इसका मतलब जो x1 है उसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, x1A प्लस x1B के बराबर, और जो x2 है उसको क्या लिख सकते हैं, x2A प्लस x2B के बराबर। तो ये चीज हमारी एक कंडीशन आ गई। अब सबसे पहले हमें ऑप्टिमम, मतलब हमें देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे हो। तो हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन कैसे लिखेंगे, अब हमने कितने केजी पेपर बनाया, बुक वाला x1 kg, तो प्रॉफिट अगर लिखें तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब सेलिंग प्राइस, पेपर कितना के, बुक का पेपर कितने केजी बना है x1 kg, उसका सेलिंग प्राइस कितना था 7, तो 7x1 प्लस मैगजीन का पेपर सेलिंग प्राइस 5 है, कितने केजी बनाया x2 kg, तो 5x2 माइनस, अब हमें कॉस्ट प्राइस सब्ट्रैक्ट भी कराना है। कॉस्ट प्राइस ए मटेरियल का कितना है 2 रुपीज, और 2 रुपीज जो है वो पर केजी का है, 2 रुपीज जो है पर केजी का है। तो कितने केजी हमने ए यूज करा, इस 2 को हमने x1 टाइम्स रिपीट करा था, तो 2 इंटू x1A प्लस 2 इंटू x2A। तो इस तरह से टू कॉस्ट प्राइस आया, 2 इंटू x1A 2 इंटू x2A माइनस 3, कॉस्ट प्राइस कितना है 2.50, 3 इंटू x1B 2 इंटू x2B, और इस x1 को हम क्या लिख सकते हैं, x1A प्लस x1B, x2 को लिख सकते हैं x2A प्लस x2B, इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं, 4x1A माइनस 4x2A माइनस 7.5x1B फाइव x2B माइनस 7x1A
माइनस 4x1a कितना आ जाएगा 3x1a 7x1b प्लस यहाँ पे 7x1b माइनस 7.50x1b तो कितना आ जाएगा माइनस का 0.5x1b 5x2a x2a वाली टर्म यहां पे है तो 5 माइनस 4 1 टाइम बचा प्लस का x2a लास्ट बचा x2b तो 5x2b माइनस 5x2b दैट गेट्स कैंसल्ड आउट तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट था तो इसको हम क्या लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल 3x1a माइनस 0.5x1b प्लस x2a तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन आएगा इस केस में हमारा। उसके बाद कांस्टेंट इक्वेशन हमें देखनी है। अब कांस्टेंट इक्वेशन हमारी क्या थी कि बुक का पेपर कितना चाहिए हमें 15,000। अब x1 की जगह हम इन्हीं चार वेरिएबल्स की फॉर्म में लेके चलेंगे पूरे क्वेश्चन को तो इसको बुक का पेपर मैक्स कितना चाहिए था 15,000 तो 15,000 को हम ज्यादा से ज्यादा मान के चलेंगे तो हमारी कंडीशन क्या रहेगी लेस देन वाली कंडीशन क्या रहेगी लेस देन वाली। एक मिनट को क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वायरमेंट बोला है तो रिक्वायरमेंट है तो या तो 15,000 आना चाहिए या उससे ज्यादा। तो फॉर बुक का पेपर जो कंडीशन दे रखी थी 15,000 तो बुक का पेपर हमने कितना लिया था x1 तो वो किसके बराबर है x1a प्लस x1b ग्रेटर देन इक्वल 15,000 एक कांस्टेंट इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद पेपर फॉर मैगजीन कितना चाहिए था 60,000 तो उसको x2a प्लस x2b ग्रेटर देन इक्वल 60,000 दूसरी इक्वेशन ये आ गई। उसके बाद मटेरियल ए कितना अवेलेबल है अवेलेबिलिटी वाले केस में लेस देन का साइन आता है कितना अवेलेबल है 3 लाख तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं अब टोटल 3 लाख अवेलेबल है तो 2 इंटू x1 2 इंटू x2a लेस देन इक्वल कितना 3 लाख। बी मटेरियल के लिए जो कंडीशन लिखे 3 इंटू x1b 2 इंटू x2b लेस देन इक्वल 5 लाख। तो ये चार हमारी कांस्टेंट इक्वेशंस आ गई। पहली आई कि पेपर की रिक्वायरमेंट बुक वाले की 15,000 तो रिक्वायरमेंट दे रखा मतलब कम से कम इतना चाहिए लेस देन का साइन आया। रिक्वायरमेंट मैगजीन के पेपर की 60,000 लेस देन वाला साइन आया। x1 लेस देन दिस x2 लेस देन दिस x1 को हमने ये लिखा x2 को ये लिखा। फिर मटेरियल ए के लिए कंडीशन 2x1 प्लस 2x2a लेस देन इक्वल इससे कम होना चाहिए क्योंकि अवेलेबिलिटी 3 लाख है उस ए मटेरियल की 5 लाख अवेलेबिलिटी है बी मटेरियल की 3x1b 2x2b लेस देन इक्वल 5 लाख और नॉन फिजिबिलिटी वाला केस x1a x2a x1b x2b ऑल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये चार हमारी कांस्टेंट इक्वेशंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी रिसेंट ईयर में आया था पेपर में ये क्लियर। थैंक यू। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हो।